नमस्कार, मैं हूं एसपी पांडे। आज मेरे साथ आप पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इलास्टिसिटी का जो लॉ है, जिसको मैंने व्हाइट बोर्ड पर पूरा लिख रखा है मोटे मोटे तौर पर, क्या इसमें हम पढ़ेंगे। ये एक्चुअली डिमांड का भी फंक्शन है। इसमें हम थोड़ा इनकम को भी समझने की कोशिश करेंगे और बेस इसका ये होगा कि डिमांड जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। तो मोटे मोटे वर्ड्स में कहें तो इलास्टिसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड and we study about how to change the quantity of demand due to change in price, income or other components of market। यानी कहने का मतलब ये हुआ, देखिए मैंने लिख रखा है कि how demand responded to change of factors like price, income and other so on। जो मांग है वो किस तरीके से जो बाकी चेंजेस हैं उनका रिस्पॉन्स करती है। अब बाकी चेंजेस क्या क्या होते हैं? बाकी चेंजेस बेसिकली होते हैं दो, और तीसरे को भी हम समझते हैं, लेकिन पहले दो को समझ लेते हैं कि कैसे दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट करती है। प्राइमरी फैक्टर जो है वो है प्राइस। जब भी किसी क्वांटिटी की प्राइस घटती या बढ़ती है, डिमांड उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करती है। आप ये बात लॉ ऑफ डिमांड में समझ चुके हैं कि किस तरीके से जो प्राइस का चेंज है उसको डिमांड रिस्पॉन्ड करती है। आपको याद होगा मैंने वहां बताया था कि प्राइस के इनवर्स रिस्पॉन्स करती है डिमांड। जब प्राइस बढ़ रही होती है तो डिमांड घट जाती है, और जब प्राइस घट रही होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसका मतलब वहां पे आप रिस्पॉन्स समझ चुके हैं। अब जरा यहीं पर एक लाइन में समझ लेते हैं कि इनकम कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, इनकम का क्या इंपैक्ट डिमांड पर पड़ता है। तो इनकम का इंपैक्ट जो है वो डायरेक्ट पड़ता है। जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी क्या होती है, डिमांडिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब हुआ क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगी। तो इनकम क्या है, डायरेक्ट इनकम का जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स है वो डिमांड करती है, और प्राइस के सिनेरियो में इनवर्स रिस्पॉन्स करती है। तो दोनों इंपैक्ट हम समझते हैं किस टॉपिक में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। यानी मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो अदर फैक्टर्स हैं, जो चेंजेज आ रहे हैं लाइक प्राइस, लाइक इनकम, उनका डिमांड पर क्या असर हो रहा है। और ध्यान रखिए यहां पर डिमांड पर जो असर हो रहा है वो हम क्वांटिटेटिवली मेजर करने की कोशिश करते हैं, मात्रात्मक रूप से मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो यानी आप इतना समझ चुके हैं, इलास्टिसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड through which we try to understand how quantity of demand responded due to change in price and income of the consumer। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है एक फॉर्मूला, जो कि मोटे मोटे तौर पर आप याद ही कर लीजिए, और इस फार्मूले को ऐसे समझिए, ये ईडी जो है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर लिखा हुआ डेल क्यू। डेल क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, डेल पी अपॉन डेल पी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो पूरा पूरा फॉर्मूला अगर हम वर्बली बोलें तो कहा जाता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ये जानने की कोशिश करता है कि मात्रा जो चेंज हो रही है डिमांड की, यानी कि डिमांड में जो क्वांटिटेटिव चेंज है और जो प्राइस का चेंज है क्वांटिटेटिव, उनका प्रपोर्शन क्या है। तो इसीलिए कहा जाता है ना, प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड अपॉन प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्राइस। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्राइस। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपके बड़े काम का है, इसे याद कर लीजिए। अब यहीं पर बात आती है कि कुछ टाइप्स होती हैं जो हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। अब आइए बात करते हैं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो टाइप में सबसे पहली कैटेगरी है प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरी है इनकम इलास्टिसिटी और तीसरी है क्रॉस इलास्टिसिटी। जो प्राइस और इनकम और क्रॉस, ये तीन कैटेगरी की गई हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ये इसी बेस पर की गई हैं कि कैसे प्राइस के चेंज का डिमांड पर असर हो रहा है, इनकम कैसे इनकम के चेंज का डिमांड पर असर हो रहा है, और क्रॉस बेसिकली गुड्स के प्राइसेस का किसी दूसरी गुड्स पर क्या असर हो रहा है, इस पर फोकस करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल मतलब ये है कि प्राइस में, यानी गुड्स की प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसका डिमांड कैसे इंपैक्ट कर रही है, उससे डिमांड कैसे इंपैक्ट हो रही है। तो जैसे मैंने यहां पर बताया कि ये सीधा सीधा मतलब है यहां पर कि प्राइस के चेंज का, यानी कि मेजरमेंट ऑफ चेंज इन प्राइस एंड रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन डिमांड। जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी
वस्तु की, किसी कमोडिटी की जो प्राइस में चेंज आया है, क्वांटिटेटिव चेंज आया है, उसका क्वांटिटेटिव असर डिमांड पर क्या पड़ रहा है, तो वो क्या बात हो गई, वो हो गई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां पर दूसरा कैटेगरी क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से उसके डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है। तो यहां पर ड्यू टू चेंज इन इनकम हाउ क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्डेड, यानी कि जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है जब इनकम किसी कंज्यूमर का चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही शुरू में वीडियो में बता दिया कि जो इनकम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जब इनकम आदमी की घटेगी या बढ़ेगी तो उसी हिसाब से उसकी डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। तो ये डिमांड जो है वो इनकम से कैसे इंपैक्ट हो रही है, इनकम की वजह से डिमांड पर क्या असर हो रहा है, ये इनकम इलास्टिसिटी में हम पढ़ते हैं। और यहां भी हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं कि कितनी इनकम के चेंज होने पर कितना क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर असर पड़ा है। अब आइए बात क्रॉस जो होता है बेसिकली दो तरीके की गुड्स का मसला है। एक को हम कहते हैं रिलेटेड गुड्स और दूसरे को कहते हैं सब्स्टिट्यूट। रिलेटेड गुड्स जिन्हें हम रिलेटेड गुड्स में ही दो कैटेगरी आती हैं, तो मैं डायरेक्टली दोनों कैटेगरी को लिख दे रहा हूं। एक को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री, और एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूट। ये दोनों रिलेटेड गुड्स ही होती हैं जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो दो एक साथ इस्तेमाल की जाए। जैसे अगर आप बात करें कि दो एक साथ इस्तेमाल होने की, कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, तो आप कह सकते हैं कि ये जो ब्रेड एंड बटर है इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कह सकते हैं। ब्रेड एंड बटर हो गया, शूज एंड पॉलिश ये हो गई, आपका मार्कर और इंक हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएगा। और अगर हम बात करें कि सब्स्टिट्यूट क्या है, तो एक पर्टिकुलर गुड्स की जगह पर जब दूसरी उससे मिलती जुलती की गुड्स की बात हम करते हैं तो वो सब्स्टिट्यूट होती है। सब्स्टिट्यूट का सिंपल मतलब है रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट किससे होगा, जो सेम क्वालिटी और क्वांटिटी की दूसरी वस्तु होगी उसी से ओरिजिनल गुड्स को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पर अलग अलग असर होते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अब यहीं पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर बात करें जिसमें दो होती हैं, जनरली दो गुड्स एक साथ इस्तेमाल होती हैं, तो किसी एक गुड्स की अगर प्राइस घटेगी या बढ़ेगी तो सेकेंड गुड्स पर सेम इंपैक्ट पड़ता है, उसकी भी प्राइस घटती या बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों साथ में यूज होती हैं तो दोनों पे सेम असर पड़ता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स वो अपनी प्राइस को घटाती या बढ़ाती है तो उसका इनवर्स असर दूसरी सब्स्टिट्यूट्स पर पड़ता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स पर अलग अलग असर है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर अलग अलग असर है। तो ये तीन बेसिकली टाइप्स हो गई। अब हमने क्यों एक्सप्लेन कर रखा है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका रीजन है जितनी बार लखनऊ यूनिवर्सिटी के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें अक्सर पूछा है कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उतने देर के लिए तो ये सवाल यहीं पर कवर हो गया कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जितने टाइप्स है वो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिए। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें दूसरे और कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली में इलेबोरेट द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसकी वजह से मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम क्वांटिटेटिवली प्राइस ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया है कि जो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसके 5 तरीके के मेजरमेंट हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। फर्स्ट वन इज ईडी इज इक्वल टू 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इसे हम कह सकते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। यूनिट इलास्टिसिटी आप याद कर लीजिए, दैट इज यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे इसको, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा ईडी इज इक्वल टू 0, इसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसके बाद बात की जाती है जो यहां पर ईडी इज इक्वल टू अनलिमिटेड है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या है ये, परफेक्टली इलास्टिक। ये क्या है, रिलेटिवली मोर इलास्टिक, और ये है रिलेटिवली लेस इलास्टिक। 5 कैटेगरी हो गई। पहला यूनिट इलास्टिसिटी, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिसिटी या परफेक्टली इन इलास्टिक, तीसरा परफेक्टली इलास्टिक यानी कि परफेक्टली इलास्टिसिटी जिसको हम कैटेगरी में डाल सकते हैं। फिर 2 बची, एक को कहते हैं रिलेटिवली मोर इलास्टिक, दूसरे को रिलेटिवली लेस इलास्टिक। 5 याद कर लीजिए।
अब इन्हीं पांचों के हम एक्सप्लेनेशन थ्रू फिगर करते हैं। तो देखिए सेम चीज को मैंने क्या किया है कि डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दिया, ग्राफिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ग्राफिकली पूछा जाता है। तो देखिए पहला क्या है, पहला जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिट इलास्टिसिटी है। यूनिट इलास्टिसिटी में क्या हो रहा है कि जितनी क्वांटिटी चेंज प्राइस में है उतनी ही क्वांटिटी चेंज जो होगा वो क्वांटिटी डिमांड में होगा। तो देखिए 10 रुपी और 10 क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, ये पहला इक्विलिब्रियम है। फिर प्राइस बढ़ करके 15 हुई तो क्वांटिटी घट करके 5 हुई, तो 10 में से 5 करेंगे तो 5 मिलेगा, और यहाँ 10 से जो 15 तक पहुंचा तो 5 का चेंज पहुंचा। तो यहाँ पर ये यूनिट इलास्टिसिटी हुई। यूनिट इलास्टिसिटी क्यों हुई? क्योंकि क्वांटिटी चेंज इन डिमांड और क्वांटिटी चेंज इन प्राइस दोनों इक्वल है। फर्स्ट हो गया क्लियर। अब आइए सेकंड पर, यहां है ed इज इक्वल टू 0, ed इज इक्वल टू 0, यहां हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो। ed इज इक्वल टू 1, ed इज इक्वल टू 0 कैसे है? 0 इस लेवल पर है कि चाहे प्राइस पर कोई भी चेंज आ रहा है, प्राइस कैसे भी बदल रही हो, लेकिन डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जनरली अगर हम बात करें कि जहां पर इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ था तो 50 रुपीस प्राइस पर 50 क्वांटिटी फॉर्म हुआ। अब प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है, ये 80 है, सॉरी 80 रुपीस। अब 50 से बढ़ करके ये 80 हुई, लेकिन आप देखिए तो डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस तरीके की गुड्स सही है। अब इसके बाद अगला है जिसमें हमने थर्ड पे क्या रखा है, परफेक्टली इलास्टिक। थोड़े भी चेंज, 0 के बराबर प्राइस में चेंज आने से क्या हो रहा है? क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ती जा रही है। तो 0 चेंज एक्चुअली कुछ चेंज होता नहीं, तो उसे हम कांस्टेंट बोल देते हैं। यानी कि कोई गुड्स है जो 50 रुपीस पर 50 क्वांटिटी डिमांड हो रहा था, उसके बाद इसी प्राइस पर बिना प्राइस के ऊपर नीचे जाए हुए, इसमें देख रहे हैं आप लगातार इसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, 90 हो रहा है, 200 हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि स्थिर मूल्य पर, स्थिर प्राइस पर जब क्वांटिटी ऑफ डिमांड में लगातार चेंजेज आ रहे हो तो ये होता है ed इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अपरिमित। इसको हम कह सकते हैं कि असीमित, अनंत, जो भी टर्म आप देना चाहें, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। अब 2 बच रहे हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ में आप देख रहे हैं कि ये देखिए 70 रुपी प्राइस है और 70 पर आपका क्या हुआ है कि जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो 130 के आसपास रखा गया है, और ये यहां पर क्या हुआ है कि 90 जो कि ऊपर गया है प्राइस। तो आप देखिए 90 यहां पर जो हमने इक्विलिब्रियम फॉर्म किया है उसकी बात की गई है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि 90 रुपीस प्राइस पर 90 क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, और फिर क्या हुआ कि जो प्राइस है वो गिर करके 20 रुपीस हो गई 70, और यहां पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड अगर आप देखें तो बढ़ी कितनी है? कुछ 40 यूनिट बढ़ी है। यानी सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि यहां पर प्राइस के गिरने का कहीं ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है क्या? डिमांड। तो इसीलिए क्या हो गया? ये मोर इलास्टिक हो गया, इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन, थोड़े प्राइस चेंज का ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो इसे हम कह सकते हैं ed इज इक्वल टू ed इज ग्रेटर देन 1, इसे हम कह सकते हैं ed इज ग्रेटर देन 1। इसके बाद यहां पर देखिए तो ed इज लेस देन 1 होगा। कैसे? देखिए 50 रुपीस पर यहां पर भी 50 क्वांटिटी का इक्विलिब्रियम हमने लिया, और फिर हमने प्राइस घटाई 30, यानी 20 रुपीस प्राइस घटी है। और आप देखिए कि अब क्वांटिटी डिमांड को बहुत बढ़ना चाहिए था, थोड़ा 30 अगर यहां आया यानी 20 रुपीस घटा है तो थोड़ा और बढ़ना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि केवल 10 यूनिट बढ़ी। तो यहां पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड ज्यादा हो गया, सॉरी क्वांटिटी ऑफ प्राइस चेंज ज्यादा हो गया और क्वांटिटी ऑफ डिमांड का चेंज कम हो गया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रिलेटिवली लेस इलास्टिक, यानी कि ed इज लेस देन 1। एक बार फिर से सारे को क्लियर करते हैं। ed इज इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिसिटी, जिसमें दोनों का चेंज यानी कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इक्वल होगा। नोट करते चलिए साथ में। इसके बाद दूसरा है जिस पर कोई असर नहीं पड़ रहा प्राइस के चेंज का, यानी जितना भी प्राइस है वो चाहे जैसे भी बदल रहा है, डिमांड कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, डिमांड कांस्टेंट है, यानी 0 चेंज है डिमांड में। इसके बाद तीसरा है जहां पर ये क्या हो रहा है? जहां पर ये हो रहा है इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। चौथा है रिलेटिवली मोर इलास्टिक, जहां पर ed की वैल्यू 1 आ रही है।
या 1 से ज्यादा आ रही है, 1 से ज्यादा ही आएगी, 1 नहीं आएगी। तो 4 में क्या हो रहा है कि क्वांटिटी ऑफ चेंज इन प्राइस थोड़ा कम है और क्वांटिटी ऑफ चेंज रिलेटिवली डिमांड ज्यादा हो रही है, तो यहां पर ये मोर इलास्टिक हो गया। और यहां पर इसका उल्टा होता है, जब प्राइस का चेंज ज्यादा है, यानी क्वांटिटी ऑफ चेंज इन प्राइस ज्यादा है और क्वांटिटी ऑफ चेंज इन डिमांड कम है। तो इसको आप अगर देखें, इसको फंक्शन को अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो यहां हम ये कह सकते हैं ना कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल पी हो गया। ये क्या हो गया? पहला वाला यूनिट इलास्टिसिटी। जीरो में क्या हो गया? डेल क्यू जो है वो जीरो चेंज हो रहा है, डेल पी कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर 1 2 3 5 जो भी आप कहना चाहें। ईडी में क्या कह सकते हैं? ईडी में क्या हो रहा है? ईडी में यह हो रहा है कि डेल पी जीरो है और डेल क्यू बहुत, यानी यहां पर काफी चेंज आ रहा है, ये जीरो है। इसके बाद इसमें क्या है? यहां पर ईडी इज ग्रेटर देन 1, तो डेल क्यू इज ग्रेटर देन डेल पी है। और यहां क्या है? डेल क्यू की क्वांटिटी यहां पर कम होगी, तो लेस देन डेल पी है। ये सब आपको याद कर लेना है, इसलिए कि ये सब पूछा जाता रहा है, यहां पर सब पूछा जाता रहा है। तो ये सब चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहली जो कैटेगरी है यूनिट इलास्टिसिटी, उसमें दोनों क्वांटिटी एक ही जैसी चेंज हो रही हैं। ईडी इज इक्वल टू जीरो में क्या हो रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ प्राइस है वो कुछ भी बदल रही हो, लेकिन क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी जीरो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इनफाइनाइट में ओनली क्वांटिटी ऑफ डिमांड बदल रही है, प्राइस कांस्टेंट हो गई है। ईडी इज ग्रेटर देन 1 में ये हो रहा है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड ज्यादा बदल रही है और क्वांटिटी ऑफ प्राइस कम बदल रही है। और ईडी इज लेस देन 1 में क्या हो रहा है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम बदल रही है और क्वांटिटी ऑफ प्राइस ज्यादा बदल रही है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, अगर वो स्पेसिफिकली इलेबोरेट द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा विद ग्राफ। ये पांचों अगर डिग्री आपने कर दी, कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर वो पूछता है इलेबोरेट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस की जगह पर इनकम रखिएगा और यही पांचों कैटेगरी वहां पर भी मिलेगी। इनकम की क्वांटिटेटिव चेंज कैसे क्वांटिटी चेंज कर रही है, किस पर? डिमांड पर। तो वो आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, बड़े आराम से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।